स्वागत है आप सबका एक बार फिर से न्यूज़ पर न्यूज़ में। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक और ऐसी कंपनी से जो एकदम नई है और पहली बार आप उनसे मिलने जा रहे हैं। वैसे कंपनी का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आप ज़रूर जानते होंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग लिमिटेड। ये है वो कंपनी जो 1999 में 1999 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। रिटेल कंपनी के तौर पर कपड़े और एक्सेसरीज़ की रिटेल बिक्री का कामकाज करती है कंपनी और एसेट लाइट मॉडल पर कंपनी है। 25 साल से पुरानी कंपनी है। ब्रांड्स के मामले में मुफ्ती, ये ब्रांड आपने नाम सुना होगा। आमतौर पर जीन्स और कई सारे बाकी कपड़े जो बनाती है ये इसी कंपनी के पास में है। और सितंबर 2023 तक करीबन 1800 से ज़्यादा टच पॉइंट्स हैं और ऑनलाइन बिक्री भी कंपनी करती है। और आमतौर पर पुरुषों के लिए सभी तरह के कपड़े बनाने का काम करती है कंपनी। आईपीओ, जी हाँ, कंपनी का आईपीओ खुलने जा रहा है कल, बंद होगा 21 दिसंबर को। मैं डिटेल्स आपको बता दूं, 266 से 280 रुपये का प्राइस बैंड है कंपनी का। 2 रुपये की फेस वैल्यू वाला ये शेयर है। कुल मिला के जो इशू की साइज़ है वो 550 करोड़ की है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो हिस्सेदारी बेच रहे हैं इस आईपीओ में। लगभग समझ लीजिए 1800 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप होगा इस कंपनी का आईपीओ के ऊपरी बैंड पर। आइए मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ 2 खास मेहमानों से। मेरे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कमल खुशलानी साहब, जो कंपनी के चेयरमैन भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, प्रमोटर भी हैं। जाहिर सी बात है फिर कंपनी के साथ शुरुआत से ही हैं। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से सर ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। कपड़ों का और ये रिटेल का कारोबार करने का सर का 25 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। एक और ख़ास मेहमान मेरे साथ हैं स्टूडियो में इस वक्त, रसिक मित्तल साहब, जो कंपनी के सीएफओ हैं। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मित्तल साहब ने भी बीकॉम किया है, सी इंस्टीट्यूट के मेंबर तो हैं ही, और 2019 से आप कंपनी के साथ में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके आईपीओ पर हमने सोचा कि आपसे मुलाकात की जाए, इनवाइट किया। थैंक यू सर, आपने इनविटेशन स्वीकार किया। सबसे पहले खुशलानी साहब समझाएं आपकी कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट्स के बारे में। तो अनिल जी, ऐसा है कि ये ब्रांड 25 साल पुराना है जी। एंड इस ब्रांड का नाम मुफ्ती है, और मुफ्ती इसलिए रखा क्योंकि ये एक हिंदी शब्द है जी। एंड हमारी आर्म्ड फोर्सेस इस शब्द को यूज़ करते हैं। एंड जब भी वो मुफ्ती में होते हैं, मतलब यूनिफॉर्म में नहीं होते हैं, तो वो मुफ्ती में होते हैं। करेक्ट। जैसे पुलिस कहती है सर कल हमें रेड मारने जाना है, यूनिफॉर्म में आना है या मुफ्ती में आना है। राइट। सो टेक्निकली हम सब इस समय मुफ्ती में हैं। नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हमारी यूनिफॉर्म है सर, हमें ये मजबूरी में पहनना पड़ता है। बिल्कुल। दैट्स हाउ द ब्रांड, आई मीन इस तरीके से ब्रांड का जन्म हुआ, क्योंकि जब हम जिस तरह के प्रोडक्ट्स उस टाइम पे बना रहे थे वो मार्केट से जो बाकी ब्रांड्स बना रहे थे उनसे बिल्कुल हटके था। इसलिए हमने ब्रांड का नाम मुफ्ती चुना एंड एक टैगलाइन दिया था उस समय, एनीथिंग एल्स इज अ यूनिफॉर्म। तो जिस तरह के कपड़े हम बनाते थे वहाँ से हमारी शुरुआत हुई, और आज भी हम उसी तरह से जो ऑफर देते हैं हमारे कस्टमर्स को। वी हैव प्रोडक्ट्स दैट आर एक्सप्रेसिव, क्रिएटिव एंड बोल्ड इन द कैजुअल वेयर सेगमेंट। इस सेगमेंट को हम कैटर करते हैं एंड हमारे कपड़े थोड़े हट के होते हैं। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ खुशलानी साहब। देखिए, एक तो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो चाहे जिसकी मर्जी आए कपड़े बना ले बेच ले, है ना। घुसना बड़ा आसान से, एंट्री बैरियर कुछ है नहीं, कंपटीशन भी बहुत है। तो फिर ऐसा क्या खास आपकी कंपनी कर रही है दूसरों के मुकाबले में? तो अनिल जी, इसके लिए ना एक कस्टमर को दुकान में ही जा कर के वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि हम दूसरों के हिसाब से क्या अलग कर रहे हैं। राइट। जैसा मैंने कहा कि हमारे कपड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, तो एक्सप्रेसिव इज किसी ना किसी तरह हमारे कपड़े में कुछ ना कुछ एक अलग होता है। जिस तरह के फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, जिस तरह की R&D हम करते हैं बिफोर एक प्रोडक्ट को हम एक कस्टमर को लॉन्च करें। हम बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत मतलब एजेंसीज़ के साथ में काम करते हैं जहाँ पे ट्रेंड फोरकास्टिंग होता है, तो उससे पता लगता है कि आगे के समय में क्या फैशन आने वाला है। एंड हम उस तरह की कंपनी है जिसमें सबसे पहले हम वो फैशन को कस्टमर्स के पास लेकर आते हैं। चाहे वो फैब्रिक हो या कुछ हो, जिस तरह के फैब्रिक्स आपको और हमारे पास डिज़ाइंस मिलेंगे वो टिपिकली आसानी से दूसरे ब्रांड्स में नहीं मिलते हैं। इंटरेस्टिंग। तो मित्तल साहब, ये समझाइए कि फिर आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स कैसे बेचती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और ऑफलाइन में भी किस तरीके से? खुद के आपके स्टोर्स होते हैं या आप दूसरों के स्टोर्स में बेचते हैं या खाली अपने ही कपड़े बेचते हैं, कि क्या सिस्टम क्या है? हमारे जो खुद के EBOs हैं, सितंबर में 404 EBOs थे। उसमें खाली मुफ्ती के कपड़े मिलते हैं। तो
उसमें जाते हैं, प्लस वी सेल थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल्सो, जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं उसमें बाकी ब्रांड्स के भी होते हैं, लेकिन उसमें मुफ्ती के कपड़े मिलते हैं, जो वहाँ पे शॉप इन शॉप्स होते हैं मुफ्ती के। थर्ड, लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स है, तो जितने भी चैनल्स हैं वो सारे टच पॉइंट्स को करते हैं हम। फोर्थ इज़ द ऑनलाइन चैनल ऑल्सो, तो सारे चैनल्स के थ्रू हम बेचते हैं। तो EBOs मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स। ब्रांड आउटलेट, यानी कि वो स्टोर्स जो खाली मुफ्ती के कपड़े बेचते हैं, राइट। तो सर ये समझाएं खुशलाइन साहब, तो फिर ये सारे जो आउटलेट्स हैं ये आप ऑन करते हैं, किराए पे लेते हैं, या आपकी फ्रेंचाइजीज है? नहीं, सब जितने आउटलेट्स हैं हम किराए पे लेते हैं। Okay. लेकिन उसमें तीनों मॉडल हैं, एक कोको मॉडल, कोफो मॉडल और फोफो मॉडल। कोको मॉडल मतलब कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड, बट कंपनी उसको रेंट पे लेती है और कंपनी उसको रन करती है। कोफो में कंपनी रेंट पे लेती है और फ्रेंचाइजीज उसको रन करते हैं, एंड फोफो में फ्रेंचाइजी ही उसको रेंट पे लेके फ्रेंचाइजी उस पे रन करते हैं। कोको और कोफो मॉडल में केपेक्स दुकान पे हमारी कंपनी करती है। करेक्ट, ठीक बात। तीनों तरह के मॉडल हैं, लेकिन मोर देन ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ आवर स्टोर्स आर रन बाय फ्रेंचाइजीज। अच्छा, तो ताकि आपका कैपेक्स नहीं के बराबर, कम से मिनिमम, जब फ्रेंचाइजी करे तो आपको तो कुछ उसमें पैसा वैसा डालना नहीं होता, राइट? ये एक्चुअली हम हर शहर को देखते हैं और उस शहर के हिसाब से किस प्रकार का स्टोर, किस मॉडल का स्टोर वहाँ के कस्टमर के लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए प्रॉफिटेबल होगा, उस चीज़ को ध्यान में देके हम सिटी टू सिटी डिसाइड करते हैं किस तरह का मॉडल वहाँ पर खोलें। मित्तल साहब, एक चीज़ बताएं कि जैसे जो भी हम EBOs होते हैं, जो उनमें ये देखते हैं कि भाई सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ कैसी आ रही है, तो आप पास्ट में किस तरह की आपकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है? आमतौर पर एक आपका स्टोर प्रॉफिटेबल होने में कितना समय लगाता है, और आगे किस तरह की ग्रोथ मेंटेन कर सकते हैं आप? सो हमारा स्टोर का ब्रेक इवन 6 से 12 महीने में हो जाता है। ओके। स्टोर खोलते हैं, और जो केपेक्स होता है वो जनरली हम 15 से 18 महीने में रिकवर कर लेते हैं। ओके। और सेम स्टोर ग्रोथ हेल्दी होती है हमारी, मीन्स जब भी नई दुकान खोलते हैं तो उनकी इनिशियल 3-4 साल तो बहुत अच्छी होती है, प्लस आफ्टर 4 ईयर्स ऑल्सो काफ़ी अच्छा सेल्स स्टोर ग्रोथ होता है इसमें। नए प्लान्स क्या हैं सर, और कितने स्टोर्स आप खोलने का प्लान रख रहे हैं, और फिर उनके लिए क्या कुछ आपको पैसे, क्योंकि ये तो आपका तो इशू तो पूरा ऑफर फॉर सेल है, कंपनी में तो पैसा नहीं जा रहा, तो क्या आपको कैपेक्स करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। पिछले अगर आप 12-15 सालों की हिस्ट्री देखेंगे तो हमारी कंपनी स्टोर्स खोलती आई है एंड प्रॉफिटेबली उनको चलाते आई है, एंड विद द कैश फ्लो दैट वी जनरेट विद इन द कंपनी, उसी कैश फ्लो से हम अपनी नए स्टोर्स खोल लेते हैं, प्लस हम डिविडेंड्स भी देते आए हैं अपने शेयर होल्डर्स को। तो आगे जाते हुए भी हमें इस कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये ऑफ़र फॉर सेल है। इस साल हमने पहले 6 महीने में लगभग 31 दुकानें खोली हैं, और इसके पिछले साल हमने 52 दुकानें खोली थी। तो इससे ज़्यादा बताने मेरे हाथ में नहीं है, बट यू नो वी विल कंटिन्यू टू डू व्हाट वी हैव बीन डूइंग, एंड एज अ कंपनी हमने हमेशा अपना प्रॉफिटेबिलिटी का चश्मा पहन रखा है कंपनी को ग्रो करते समय, और वही चीज़ हम आगे करेंगे। मतलब मुनाफा बनाना जरूरी है। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं कि अंधाधुंध खोले जा रहे हैं, वो वैसा नहीं। बिल्कुल नहीं। बहुत बढ़िया सर, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे। अच्छा मित्तल साहब, एक चीज़ बताएं, वर्किंग कैपिटल डेज आपके बड़े ज़्यादा है, 264 नंबर ऑफ डेज मुझे दिखा रहे हैं पहली तिमाही के। इन्वेंट्री डेज भी, क्या वजह, क्या ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, या इसको अब आप कम कर सकते हैं? जरा इसका समझाइए। ये बिजनेस की रिक्वायरमेंट है। Q1 में सीजनली बिजनेस कम होता है, सेल्स कम होती है जनरली, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्री दैट वी आर इन बेसिकली। सो नॉर्मलाइज ओवर द ईयर देखेंगे तो लास्ट ईयर कुछ 132 दिन थे वर्किंग कैपिटल डेज। उसमें भी एक्चुअली जो हम फ्रेंचाइजी से एडवांस के तौर पे डिपॉजिट लेते हैं, उसका इफेक्ट नहीं है। अगर वो फैक्टर इन करेंगे तो और कम हो जाएंगे वर्किंग कैपिटल डेज। ओके। ऐड तो बहुत करने पड़ते होंगे सर आपको, मतलब कितना जनरली आप क्या टारगेट लेके चलते हैं कि रेवेन्यू का इतना परसेंट करें? हिस्टोरिकली हम 3.5 से 5% अपने रेवेन्यू का एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते आए हैं। उस तरीके से हम अपने कस्टमर्स को बार बार अपने पास ले आते हैं, नए कस्टमर भी आ जाते हैं, हम उसी रेंज में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक बात है। एक और आपके जो बिजनेस में बड़ी खास बात है कि आप जैसे बता रहे थे, हाई फैशन वाला है ना, आप लॉन्च भी जल्दी करते हैं, कोई भी नई फैशन आ रही है, नई कुछ चीज़ आ रही है, नया फैब्रिक आ रहा है, तो थोड़े समय बाद वो ऑब्सोलीट भी हो जाता है, मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी करते, तो रिटर्न्स काफ़ी आते हैं। तो ये इसको आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर जो अनसोल्ड आपकी इन्वेंट्री रहेगी, बहुत सारा आ गया, या वो फ्रेंचाइजी का ही रहता है? बिल्कुल नहीं।
आई थिंक ये आपने सबसे ज़रूरी सवाल पूछा है। हमारी इंडस्ट्री में अपने इन्वेंट्री को कंट्रोल कर और मैनेज कर पाना, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। एंड पिछले 25 सालों की हिस्ट्री है, हम ये हमेशा करते आए हैं, और हम जो भी बनाते हैं वो सारा कुछ आज तक प्रॉफिटेबली लिक्विडेट कर देते हैं। अपनी दुकानों से सेल हटने के बाद भी कुछ प्रोडक्ट्स हमारे पास वापस आते हैं। जो प्रोडक्ट्स हमारे पास वापस आते हैं वो हम अपने फैक्ट्री आउटलेट्स और ई कॉमर्स पार्टनर्स के थ्रू बेचते हैं, बिकॉज ये एक डिस्काउंट लेड चैनल है। ये एक हमने इकोसिस्टम क्रिएट किया है अपना पुराना ओल्ड सीजन मर्चेंडाइज क्लियर करने के लिए, एंड वी आर एबल टू क्लियर एवरीथिंग प्रॉफिटेबली। हमारे कंपनी में पिछले, मुझे नहीं लगता 20 साल के भी हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इन्वेंट्री के वजह से कोई भी मटेरियल राइट ऑफ्स हुए होंगे। अच्छा। तो ये चीज़ हम हमेशा कंट्रोल करते हैं। आगे भी जैसे मैंने बताया कि हम प्रॉफिटेबिलिटी का चश्मा पहन के हर काम करते हैं, तो इवन इन्वेंट्री में जो भी हम प्रोजेक्ट करते हैं, जितना भी हम बनाते हैं, फिर उसको जिस तरीके से लिक्विडेट करने का भी एक हमने प्लेबुक आप कह सकते हैं बनाया हुआ है, तो जिसको हम हमेशा फॉलो करते हैं। तो कुशलानी साहब, नाम फिर मुफ्ती ब्रांड्स मार्केटिंग क्यों नहीं है, क्रेडो क्यों है? तो जिस समय ये ब्रांड हमने स्टार्ट किया था, और जब ये कंपनी थी, उससे पहले हमारा एक अलग ब्रांड था। अच्छा। एंड जब मैंने ये बिजनेस में एंटर किया, एंड ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट आया था फैशन में, इसलिए हमने ये नाम, हमारे पास समय की कमी है इसलिए मैं वो पूरी कहानी बता नहीं पाया, बट हमारा नाम ये मुफ्ती लेके एनीथिंग एल्स इज यूनिफॉर्म इसलिए लगाया था क्योंकि ये कंपनी बहुत हटके इस ब्रांड में कपड़े हम बना रहे थे। तो अभी तो आप पुरुषों के लिए बना रहे हैं, तो आमतौर पर मतलब तो यही कंटिन्यू करना है कि कई बार होता है कि लिस्टेड होने के बाद प्रमोटर्स होते हैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, आपका भी कोई ऐसा एक्सपेंशन का प्लान है? हमने अभी तक जैसा मैंने कहा, वी हैव बीन डोमिनेटिंग इन द कैटेगरी दैट वी आर प्रेजेंट, एंड अभी भी हम उसी तरह से अपना बिजनेस कंटिन्यू करना चाहेंगे। हाउएवर इन द राइट कैटेगरीज एट द राइट टाइम जो भी अपॉर्चुनिटी आई तो उसको हम करेंगे, बट हमने बहुत हेडरूम देखा है इस ब्रांड में। जैसे आपने देखा होगा हमारे नंबर्स बताते हैं फॉर ग्रोथ, तो जो हम करते हैं हमें आगे भी दिख रहा है कि इसके अंदर हेडरूम ग्रोथ का है। तो जब तक यहाँ पर है हम इसी को सही तरीके से करेंगे, जब मौका आएगा तो ज़रूर। बहुत बढ़िया सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से आपका आईपीओ खुलने जा रहा है, कैपिटल मार्केट में आपकी इनिंग की शुरुआत हो रही है। उम्मीद करें आप अपने लिए और अपने निवेशकों के लिए अच्छी वेल्थ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्तल साहब, खुशलानी साहब, आपको दोनों का आज समय देने के लिए, स्टूडियो में आने के लिए और अपने आईपीओ पर हमको बुलाने थैंक यू सो मच। थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। तो क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग के टॉप मैनेजमेंट से आपने की मुलाकात, यानी कि मुफ्ती ब्रांड के ऑनर्स। कल आईपीओ खुलने जा रहा है, कल सुबह 8 बजे हम करेंगे इस आईपीओ का पूरा विश्लेषण। इसमें आप पैसे लगाएं या नहीं, कल सुबह होगा पूरा विश्लेषण।